बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, प्रोसेस एंड एप्लीकेशन। प्रिंसिपल आप पढ़ चुके हैं, प्रोसेस भी आप पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशंस आपके चल रहे। जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है ना? बायोटेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी, उसके बारे में बात है। बोल ही दो, बस रहने दो। अब ठीक है। ये क्या कर रहे हो? सब्जी को गलत एक लाइन छोड़, ये बहुत जल्दी से सब्जी बता दो, तुझे पता नहीं। फिल्मा खड़े हो जाओ। जैव प्रौद्योगिकी का हमें आओ, तो फिल्मा हमने आपको खड़ा किया है किस लिए? कि बायोटेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं। तो मुख्यतः किस क्षेत्र में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं या किया जा रहा है? क्षेत्र पूछे हैं मैंने। क्या पूछे मैंने? क्षेत्र, फील्ड्स। क्या क्या फील्ड्स? हाँ, कौन बताएगा मुझे? कौन कौन से क्षेत्र बताए थे हमने, कल डिस्कस किए थे? एग्रोकेमिकल में, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर जो होता है। ये कुछ घूम रहे हो तुम, या तो ज्यादा पढ़ लिए हैं या नहीं पढ़ा है अभी। बेटा एक आपने एग्रीकल्चर फील्ड बताई, ठीक, फील्ड मानी जाती है। फार्मास्यूटिकल एक फील्ड है, डायग्नोस्टिक एक फील्ड है ना, यानी मेडिसिन के क्षेत्र में, है ना, मेडिसिन के क्षेत्र में, डेयरी। तो इस तरह से मेरा मतलब है ना, बैठो। जब हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो क्या वो एरिया है, क्या वो चीजें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना? क्या चीज करते हैं हम इसमें बायोटेक्नोलॉजी के यूज से, या क्या कर सकते हैं? जीन मॉडिफाइड तो हो ही गया, वो तो हो ही गया है, लेकिन इससे रिजल्ट क्या निकला? क्यों किया हमने ये सब? वेरिएशन क्यों चाहिए हमें? वेरिएशन को इवोल्यूशन, ये हमें
बायोटेक्नोलॉजी हम इवोल्यूशन के लिए यूज कर रहे हैं क्या? सर एक अच्छा प्रोडक्ट मिले। हाँ, एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, ज्यादा प्रोडक्ट मिले, क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। तो इसके लिए सबसे पहले हमने देखा कि भैया उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमें कैटेलिस्ट चाहिए, जो हमें एंजाइम चाहिए, वो क्या हो? सुधरा हुआ हो, इंप्रूव्ड हो, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म और एंजाइम। ठीक है नहीं? क्योंकि कैटेलिस्ट एंजाइम ही तो होते हैं। और क्या चाहिए? हम ऑप्टिमल कंडीशन जेनेटिक इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के द्वारा दे सकें, नॉट जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्टिमल कंडीशन दे सकें उसे, जिसपे वो अच्छी तरह से एक्ट कर सके। ठीक। और तीसरा पॉइंट क्या बताया था हमने? डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कर सके। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में दो बेसिक चीजें होती है, कौन कौन सी? नंबर वन, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, अलग करना और शुद्धता बनाना, है ना? वही डाउन स्ट्रीम का मकसद है। क्लियर भी बात या नहीं? ये काम हम कर सकें भाई, अगर हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लें, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करते रहे हैं। कैसे कैसे किया? अभी इल्मा ने कहीं और बताना था, कहीं और का पॉइंट बता दिया था। पहला पॉइंट क्या था? वो एग्रो बेस्ड, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल बेस्ड। पॉइंट कहा इस बच्चे ने? एग्रोकेमिकल। अरे एक मत डाला करो इसमें, अभी तो होली बहुत दूर है। फरहान खड़े हो। एग्रो बेस केमिकल्स एग्रीकल्चर में यूज करने हैं, क्या है ये? सर मिट्टी में इस्तेमाल किया जाता है। उर्वरक है जो किसमें इस्तेमाल किए जाते हैं? एग्रीकल्चर में हम यूज करें हैं। चलिए, और क्या है? पेस्टिसाइड्स हैं। और क्या है? हैं? और क्या है? पेस्टिसाइड्स हैं, और क्या है बेटा? कौन से केमिकल है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। एग्रोबेस केमिकल है, क्या क्या है ये? दो के नाम आपने बता दिए, तीन के नाम बता दिए, इसके अलावा और बताओ। ऐसे ही खेती में क्या क्या यूज होता है? आपने बताया फर्टिलाइजर्स, आपने बताया पेस्टिसाइड्स, आपने बताया इंसेक्टिसाइड्स, और क्या होता है? हर्बिसाइड्स है। हर्बिसाइड्स क्या होता है? कौन बताएगा हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? Who will tell me what are herbicides? जानवर वगैरह। हर्ब, हर्ब, हर्बिसाइड, हर्ब को मारने वाला, साइड का मतलब ही मारने वाला, खत्म करने वाला है। हर्बिसाइड क्या है? खरपतवार नाशक। आपकी फसलों के साथ बहुत सी खरपतवार भी उग जाती है कि नहीं उग जाती खेती में? वो हर्बिसाइड्स जो है एक तरह का वीडीसाइड। हर्बिसाइड्स में फिर इसके फिर प्रकार है, इसमें एक वीडीसाइड भी आता है। ठीक है नहीं? हर्बिसाइड के, हर्बिसाइड तो एक व्यापक टर्म है, यानी हर्ब को नष्ट करने वाला, लेकिन क्रॉप को नहीं नष्ट करता वो, कि डाला उसी क्रॉप को कर दिया।
कि गेहूं में से हर्ब निकाल लें तो गेहूं को ही मार देगा वो, नहीं, है ना। तो मेनली वीडीसाइड है। और क्या होते हैं भाई, और भी कुछ होते हैं, फंजीसाइड हो गए, चलो। और 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 क्या इस्तेमाल करते हैं, ध्यान करो, ध्यान करो, और क्या क्या होते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। फर्टिलाइजर्स हो गए, सबसे पहले उसने फर्टिलाइजर ही बताया था। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, है ना, हर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स, फंजीसाइड हो गए। और बताओ, और सोचिए क्या इस्तेमाल होता है। हैं? कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवार नाशक, ये सब हो गए। और बताओ, एग्रीकल्चर से ही संबंधित है। नहीं याद आ रहा? अच्छा एक बात बताइए, आपने जब अपनी फसल तैयार कर ली, तैयार करके बीज बीज निकाल लिए, तब उन्हें क्या करोगे, स्टोर करो। क्या करोगे, स्टोर करोगे, प्रिजर्व करेंगे, है, प्रिजर्वेटिव्स भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और स्टोर करने के लिए, उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, है, स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक बायो प्रोसेस से आप गुजारते हैं। ठीक है, घरों में एक बेसिक तो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं घरों में, सपोज कीजिए आपने गेहूं खरीद लिए जरूरत से ज्यादा, अब आपको वो क्या करने हैं, स्टोर करने हैं। तो स्टोर करने के लिए आपके घरों में क्या होती है, एक धातु की बनी हुई टंकी होती है। सबसे पहले उस टंकी की सफाई होती है बहुत बढ़िया तरह से, कि भाई इसमें गेहूं, ऐसा नहीं कि आए और गेहूं उसमें डाल दिया, नहीं, उसे सफाई करोगे, फिर आप उसे धूप में सुखाओगे कि मॉइस्चर ना रह जाए, मॉइस्चर ना रह जाए इसमें। फिर आप उन गेहूं जो आए हैं उन्हें भी आप सुखाते हैं बढ़िया तरह से, फिर उन्हें ठंडा भी करते हैं, यानी कि गर्म ही डालते हैं उसमें, तो एक प्रोसेस से गुजारते हैं, पूरा का पूरा एक प्रोसेस गुजारते हैं, नहीं। तो यही प्रोसेस है, यही फिर एडवांस रूप में प्रोसेस बनते हैं। ऐसी ही चीजें फिर एडवांस रूप में आती हैं और नई चीजें आती हैं, तो ये जुड़ती चली जाती है। ठीक, तो हमने भैया खेती की इससे, इसमें क्या नुकसान आया है, एनवायरमेंट में बहुत सारे क्या घुल गए, पेस्टिसाइड्स घुल गए, इंसेक्टिसाइड्स घुल गए, जो हमारी सोयल थी उसका स्ट्रक्चर बेकार हो गया, हमने जरूरत से ज्यादा उसमें कुछ मिनरल्स डाल दिए और कुछ की कमी हो गई है। अब क्या हो, फिर आप किसकी तरफ चले गए, ऑर्गेनिक बेस एग्रीकल्चर पे आए आप। किस पे आए, ऑर्गेनिक बेस। इसमें क्या किया आपने, फर्टिलाइजर का यूज कम से कम किया, इंसेक्टिसाइड भी आप जो है बायो इंसेक्टिसाइड पे आए। ये अच्छा तो था, लेकिन इसकी कमी क्या थी, इस वाले की, इसका प्रोसेस स्लो था। प्रोसेस क्या था, और जब प्रोसेस स्लो था तो जितनी तेजी से हमें प्रोडक्शन चाहिए थी उतनी तेजी से प्रोडक्शन हमें प्राप्त, और पहले वाले में क्या थे, एक तो आपने बताया कि भैया एक नुकसान तो ये हुआ, और क्या हुआ, लोगों को हमने किया कि फर्टिलाइजर महंगे हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये महंगी आइटम है, सब तक नहीं पहुंच पाई, सब तक नहीं पहुंच पाई। जो हमने, इसका मैनेजमेंट अच्छा था, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं थी, अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो इसलिए हम चाहकर भी एक लिमिट से ज्यादा इसमें प्रोडक्शन नहीं ले पाए। लगभग कितने गुना प्रोडक्शन हम कर पाए थे, हैं, 3 गुना। तो एक हमने बताया था, एक हुई थी, कौन सी रिवोल्यूशन हुई थी, ग्रीन रिवोल्यूशन। हमने कुछ रिवोल्यूशंस बताई थी ना आपको, हरित क्रांति किससे संबंधित बताई थी हमने, खाद्यान्न उत्पादन से, है ना। और मेनली कौन से सीरियल्स, कौन कौन से, राइस एंड wheat, rice and wheat. Who is the father of green revolution in, MS Swaminathan. MS Swami Nathan. Nathan, और
वर्ड के कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। हाँ, NE बोरलॉग, ठीक है। इन्होंने हरित क्रांति को जन्म दिया। ये जो पहले बेस, जो एग्रोकेमिकल बेस एग्रीकल्चर चलाई, तो उन्होंने चलाई और हमने खेती की प्रोडक्शन को बढ़ाया, 3 गुना कर दिया। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि भाई इससे काम नहीं चल रहा। तो हम कौन सी टेक्निक लेके आए? कौन सी लेके आए? ये बच्चा कह रहा है GMO। कोई नहीं बोलेगा। कितने बच्चों को GMO की फुल फॉर्म पता है? कितने बच्चों को पता है? कितने बच्चों को GMO की फुल फॉर्म नहीं पता है? अभी ये कैसे हो सकता है? जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिक। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बैठ जाओ, घबराया मत करो, कॉन्फिडेंस से जवाब दिया करो। घबराते हो तो, है ना, कॉन्फिडेंस रखा करो। तो भैया क्या है ये जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? क्या है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी ईच एंड एवरी सेल को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया हो, उसमें कुछ चेंज ला दिए गए हो, हैं? जेनेटिकली चेंज ला दिए गए हो। चेंज किसी भी तरह से आ सकते हैं, ये चेंज कैसे भी आ सकते हैं। जीन बढ़ाया भी जा सकता है, उसमें से जीन घटाया भी जा सकता है, जीन सरप्लस भी किया जा सकता है, जीन सबट्रैक्ट भी किया जा सकता है, या साइलेंस भी किया जा सकता है। जीन को साइलेंस भी, लाभदायक जीन को इनपुट किया जा सकता है, हानिकारक जीन को साइलेंस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं। क्यों लिया हमने इस तकनीक का सहारा? इस तकनीक से जो हमें फसल मिलेगी, जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगी, उसमें क्या विशेषताएं होंगी? कुछ विशेषताओं का बताओ, बताइए, कुछ विशेषताएं होंगी इनमें? क्यों बना रहे हैं हम ये जितनी भी एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं, क्या है? एबायोटिक स्ट्रेसेस फसलों पे आते हैं ना, क्या आते हैं? एबायोटिक, अजैविक प्रभाव, जैसे अत्यधिक ठंड पड़ना, सूखा पड़ना, है ना, ये फसलों को झेलना पड़ता है नहीं, तो इसका प्रभाव इन पे कम से कम हो, नंबर 1। नंबर 2, पेस्टिसाइड्स पर निर्भरता फसलों की कम हो। नंबर 3, फसलों के जब फसल पक जाती है उसके बाद उसका बहुत सा हिस्सा क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। जब फसल पकती है तो उसका बहुत सा हिस्सा क्या हो जाता है? वेस्ट चला जाता है, कुछ हिस्से, तो उसका पकने के बाद उसका हिस्सा कम से कम बेकार हो, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हम यूज कर सके, वो जमीन से वो मिनरल्स जो है क्या कर सके? एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर सके। और नंबर 5, हम उन्हें एनरिच कर सके, उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी बढ़ा सके, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा सके। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेकर क्या तैयार करते हैं? GMO तैयार करते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं। ऐसा ही एक जेनेटिक मॉडिफाइड का हमने एग्जाम्पल लिया था, गोल्डन राइस। स्वर्ण धान, है ना, गोल्डन राइस, सुनहरा धान, क्या होता है ये? कितने बच्चों को पता है गोल्डन राइस क्या होता है? केवल 2 बच्चों को ही पता है, 3 4 5 6 7 8 को पता है, बाकी को नहीं पता गोल्डन राइस क्या होता है। फरहान, तुम्हें नहीं पता गोल्डन राइस क्या होता है? पता है? और तुम्हें पता है? बताओ क्या हो, जल्दी बोलो बेटा, इस लेसन में यही चलना है, यही चीजें है, एक एक करके जेनेटिक मॉडिफाइड चीजें आती रहेंगी, हम बताते रहेंगे और वो चलती रहेंगी। क्या होता है गोल्डन राइस?
सर उसको विटामिन्स तरीके से मिल गया उसमें विटामिन्स ऐड किए गए विटामिन्स ऐड किए गए। विटामिन ए विटामिन ए एनरिच राइस जो है, इट इज गोल्डन राइस, है ना। यस सर। बैठो, ऐसे करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम विटामिन ए क्योंकि लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी नॉर्मल हो जाती है। वो विटामिन ए के जो सोर्सेज है, कौन है विटामिन ए का सोर्सेज मुख्यतः? गाजर है। उसका एक सीजन है, थोड़े सीजन के लिए आती है, फिर गायब हो जाती है। उस सीजन में भी हम कितना खाते हैं? रोज तो तब भी नहीं खाते, कभी खाया कभी। बिल्कुल ठीक कभी है। हलवा खा लिया गाजर का। गाजर का हलवा रोज रोज नहीं, कहाँ बनता है रोज रोज? वो तो कभी कभी बनता है ना। और भैया, तुम्हारी माताजी ने बना लिया तो तुमने खा लिया, तुम आगे नहीं बनाने वाले, क्योंकि उसका लंबा प्रोसेस है ना, मेहनत लगती है उसमें। तो वो फिर तो तुम दुकान से ढूंढ के लाओगे कि कहीं दुकान पे मिल रहा है कि नहीं, है ना। गाजर का हलवा, यार गाजर का हलवा जब बनता है ना, तो उसमें विटामिन ए बचता ही नहीं। असली बात तो ये है ना। इतना पका दिया हमने उसे, इतना पका दिया कि विटामिन ए तो कहीं गुम हो जाता है ना। उसका कलर वगैरह सब चेंज हो जाता है, उसका टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। वो फायदा देने के बजाय नुकसान देने लगता है, उसमें फैट ज्यादा आ जाती है, फैक्टिव हो जाता है वो, है ना। अच्छा, गाजर में क्या होता है जो विटामिन ए देता है? गाजर में ऐसी क्या चीज है? बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन बैठिए, कौन है? बीटा कैरोटीन। क्या है ये बीटा कैरोटीन? जी इनएक्टिव ये एक प्रो विटामिन सर ए। क्या है? प्रो विटामिन ए, इनएक्टिव फॉर्म। एक प्रो विटामिन है, बीटा कैरोटीन गाजर में होता है। अब चावल में लाना है हमें, राइस में लाना है ना। तो राइस में लाने के लिए हमें कोई ना कोई बीटा कैरोटीन का सोर्स चाहिए, जहां से हम इसे पकड़ें और चावल में इंट्रोड्यूस कर सकें। तो हम कहां से डाला चावल में? गाजर से तो नहीं डाला। हम एक प्लांट लेते हैं, डैफोडिल। क्या लेते हैं? डैफोडिल। तो डैफोडिल से उठाया उसे बीटा कैरोटीन। कहां से उठाया? डैफोडिल के डीएनए से उठाया। और फिर क्या किया हमने? और चावल में डाल दिया। ऐसे ही डाल दिया। एक वेक्टर लिया। क्या लिया? वेक्टर। इस वेक्टर का नाम कितने बच्चों को याद है? कौन सा वेक्टर लेके हमने डाला? केवल दो बच्चे, एक बच्चों को याद है कॉमन। हाँ, कौन सा है? निरुडिनेरिया। नहीं बेटा, गलत। हाँ एल्मा। एग्रोबैक्टीरिया, देखो एग्रोबैक्टीरिया यूज होते हैं, है ना। आगे उसकी स्पीसीज भी लगा दो आप, और स्पेसिफिकाई करो तो, है ना। प्लांट्स में जो वेक्टर यूज हो रहे हैं वो कौन हो रहे हैं? एग्रो बैक्टीरिया यूज। तो हम एग्रो बैक्टीरिया में डालेंगे। किसमें डालेंगे? अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता देगा एग्रो बैक्टीरिया में कैसे डाला होगा वो? किसी बच्चे को याद है? कितने बच्चों को याद है एग्रो बैक्टीरिया में कैसे डाला होगा? साइलेंस हो गई है। एक बच्चे को पता है, एक बच्चे समझ गया बात को कि क्या पूछा जा रहा। दो बच्चे समझ गए, अच्छी बात है। तो दो बच्चे समझ गए। बेटा, डैफोडिल में एक हमारा डिजायर डीएनए है जिसमें बीटा कैरोटीन है। हमें वो किस में डालना है? एक वेक्टर में डालना है। तो मैंने पूछा है, किसी बच्चे को पता है कैसे डाला गया होगा? हैं? पिछले वाले चैप्टर में पूरा प्रोसेस है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। और मैं पूछ क्या रहा हूँ भाई? आपको पता है, आप बेसिकली बताएंगे जी, पहले उसका आइसोलेशन करेंगे, हैं? आइसोलेशन के बाद क्या करेंगे? उसका फ्रेगमेंटेशन करेंगे। फ्रेगमेंटेशन हो गया तो क्या करेंगे फिर उसका?
लाइगेज करेंगे उसे, हैं? फिर क्लोनिंग करेंगे उसकी, फिर उसे यूज बनेगा। यही तो है तरीका। फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे उसे, फिर क्या करेंगे? तो यही तो मैं पूछना चाह रहा था कि ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। कभी सोचो कि इस लेसन का उस लेसन से क्या लिंक है? भैया यही तो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं। अब वो जो बीटा कैरोटीन है, वो जब वेक्टर के द्वारा ओराइजा सटाइवा में आ गया, राइस में आ गया, तो वो राइस कैसे हो गए? बीटा कैरोटीन युक्त राइस होंगे, हैं? उनका रंग बदल जाएगा, क्योंकि बीटा कैरोटीन येलो कलर में होता है, येलोइश होता है कलर में। तो राइस भी हमारे क्या हो गए? सुनहरे हो गए। तो उन्हें हमने क्या कहा? दे आर रिच इन विटामिन ए में रिच है ना? तो भैया अगर अब आगे भविष्य में किसी को विटामिन ए की कमी हो और डॉक्टर उसे कहे कि भैया गोल्डन राइस खाओ गाजर की बजाय, तो अचंभा मत करनी कि भाई चावल में भी विटामिन है। लेकिन 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 एक कहते हैं ना अज्ञानता, वो सारा गुड़ गोबर कर देती है। डॉक्टर तो कहेगा गोल्डन राइस में है विटामिन ए, लोग समझेंगे चावल में विटामिन ए है, तो हर चावल का विटामिन ए का स्नेह बता देंगे, है ना? तो ये फिर अज्ञान फैलता है, भ्रम फैलता है। यही है अंतर, वो थोड़ा सा भ्रम और वास्तविकता में, कि हम टू द पॉइंट जाने चीजों के बारे में। और यही बात भाई आपका निट कहता है कि आप टू द पॉइंट बात को लिखें। चलिए, यहां पर हमने क्या चीज किया? एनरिचमेंट किया न्यूट्रिशन का, है ना? और जीन को हमने सरप्लस किया, जीन को हमने क्या किया? ऐड किया उसको। क्लियर? एक और एग्जाम्पल हमने कल डिस्कस किया था, किसका था वो? भी है हिरुडिन का। चलिए एक एग्जाम्पल हमने बीच में हिरुडिन का भी बताया था। किसे याद है हिरुडिन क्या होता है? हाँ, इन्हें याद है। क्या होता है? लीच होता है। वो हिरुडिनेरिया है। ब्लड में पाया जाने वाले हिरुडिन एक सब्सटेंस है बेटा। हाँ तो यही तो बताया कि सब में लीच का लीच जो क्या कहा इसने? लीच जो प्रोटीन देता है उसे हीरोडिन कहते गलत। लीच में तो बहुत सारे प्रोटीन देता है। कौन सा प्रोटीन? या तो वो बताओ उसकी खास बात, उस प्रोटीन की क्या खास बात? हाँ हैं। हाँ, वो प्रोटीन जो एंटी कोगुलेंट, एंटी ब्लड कोगुलेंट होता है, एंटी कोगुलेंट होता है, वो हिरुडिन है ना बेटा? क्या हिरुडिन सब्सटेंस प्रोड्यूस इज बाय हिरुडिनेरिया और लीच और चोक। इस तरह से बोलिए, बैठो। तो भैया हमने ले लिया, वो क्या ले लिया? हीरोडिन हिरुडिन ले लिया। क्या करेगा वो? को प्रिवेंट करेगा, है प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग, ब्लड ब्लड क्लोटिंग करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो एक बहुत बढ़िया सब्सटेंस है ना? आप देखो कहाँ इसका यूज, बहुत यूज है। आप देखते हैं कि किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया तो अंदर क्लोटिंग ही तो है, तो वो क्लोटिंग तो घोलनी है ना? तो बहुत जरूरत है, हमारे अंदर खून की क्लोटिंग होती रहती है, तो मेडिसिनल उसकी जरूरत है। और वो पाया जाता है किसमें? कोई ना कोई जीन तो होगा जो हिरुडिन बनाता होगा चोक में। तो हमने क्या काम किया कि भैया चोक से निकालने की बजाय हमने उसके केमिकल कॉम्बिनेशन को पहचाना और उसे आर्टिफिशियली बनाया। और जब हमने आर्टिफिशियली बनाया उसे, फिर हमने उसे क्या कर दिया? ब्रेसिका फैमिली के प्लांट में इंजेक्ट कर दिया और फिर वहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, फिर उसे डाउन स्ट्रीम कर लिया। ठीक, फिर वो मार्केट में आ जाता है, इंजेक्शन आ जाते हैं, महंगे महंगे इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर। हार्ट अटैक आ गया भाई, इससे तो ब्लड का थक्का ना जमे, क्लॉटिंग ना हो जाए, इंजेक्शन ठोक है। चलिए एक और हमने एग्जाम्पल लिया था, किसका लिया था? बीटी कॉटन। कॉटन तो सब बच्चे जानते हैं ना, कॉटन प्राप्त होती है, लेकिन कॉटन के दुश्मन भी हैं।
कॉटन के क्या है? कौन है कॉटन का दुश्मन? इंसेक्ट्स है। कौन है बेटा? दो बेसिकली इंसेक्ट्स हमने बताए थे जो कॉटन के दुश्मन हैं। कौन कौन से हैं? कॉटन बॉल एंड कॉर्न Very important. कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर, ये इंसेक्ट है। ठीक है। अब ये इंसेक्ट तो भाई फसलों पे भी हमला करते हैं, आदमियों पे भी हमला करते हैं, कुछ बैक्टीरियाओं पे भी हमला करते हैं। तो एक बैक्टीरिया पे भी हमला करते हैं। किस पे हमला करते हैं? बैक्टीरिया पे। बीटी। कौन सा बैक्टीरिया है? बीटी। बैसिलस थ्रून। थ्रून। कुछ लोग जी को शुरू में बोल देते हैं, कुछ लोग जी को बाद में बोलते हैं। बस यही प्रोनाउंसिएशन का फर्क आता है, ज्यादा फर्क नहीं आता। वो उनकी मर्जी है कि भाई जी को शुरू में लगा देते हैं। वो कुछ लोग जी को साथ जेनेसिस करके बोल देते हैं, है ना, थ्रून जेनेसिस बोल देते हैं। तो क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन में इजी लगता है तो इसलिए उसे बोल देते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे बीटी एज इस्तेमाल करते हैं। तो भैया ये बैक्टीरिया, इस पे भी हमला होता है। जब इस बैक्टीरिया पे इन इंसेक्ट्स का हमला होता है, ये प्रोटेक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? हैं? केमिकल बना लेते हैं। इनसे रक्षा करने के लिए एक केमिकल्स बना लेते हैं अपने अंदर। इंसेक्टिसाइड्स, एंडो इंसेक्टिसाइड्स बना लेते हैं। और ये इंसेक्टिसाइड उस पर हमला करने वाले जो इंसेक्ट्स हैं उनके लिए घातक होता है, उन्हें नष्ट कर देता है ना। ये जो इंसेक्ट्स के ऊपर हमला करने वाले इंसेक्ट्स भी हैं, ये भी कई तरह के हैं। तो ये केमिकल भी भैया कई तरह का होता है। क्रिस्टल रूप में होता है ये। CRI-1 AC, CRI second AB and CRY first A। ये इन इंसेक्टिसाइड्स के नाम है जो उसमें प्रोड्यूस होते हैं। हालांकि जो इनमें इंसेक्टिसाइड्स बनते हैं उनकी अलग अलग श्रेणियां होती हैं। कुछ जो आर्थ्रोपोडा तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें इंसेक्ट्स भी आते हैं, मक्खियां भी आती हैं, मच्छर भी आते हैं। तो यानी अलग अलग वर्ग हैं। तो अलग अलग वर्ग के जानवरों को, इंसेक्ट्स को मारने के लिए स्पेशलाइज होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशलाइज होते हैं। क्रिस्टल 1 AC एंड क्रिस्टल सेकंड AB। ये जो है, जो आपकी कॉटन है, कॉटन में कौन सा सबसे खतरनाक होता है? कॉटन बॉल। कॉटन बॉल देखे? कॉटन बॉल। अच्छा एक बात बताओ, खेती किस किस के यहाँ होती है? कपास की खेती हो रही है आजकल या नहीं हो रही? बंद कर दी, इसकी वजह से ही बंद हुई थी। हाँ, खा जाता था सारी फसलें, फसलें सारी खा जाता था। फसल किसान को मिलती नहीं थी। वरना कपास की खेती हमारे इधर भी बहुत होती थी, है ना। कपास निकाली जाती थी, निकालने के बाद उसे इकट्ठा किया जाता था। इकट्ठा करने के बाद फिर वो घरों में आती थी। तो घरों में एक विशेष प्रकार की चरखी होती थी जिसमें उसके डाल के उसके बीज अलग किए जाते थे, जिन्हें बिनोला कहा जाता है सामान्य भाषा में। वो अलग किए जाते थे। उसके बाद उस कपास को सुखाया जाता था। सुखाने के बाद उस कपास को क्या किया जाता था? भुना जाता था, यानी रेशे रेशे अलग। और फिर उसके बाद वो चरखों पे और तखलियों पे कताई के लिए आती थी, है ना। तब हम इस्तेमाल करते थे। अंग्रेज लोग बहुत चालाक थे। क्या थे? क्यों थे चालाक? वो हमारा कच्चा माल ले जाते थे, कपास ले जाते थे। कहाँ? अपने देश में, लंका में। और वहां पर उसे साफ सफाई करके, उसकी ब्लीच वगैरह करके उसके वस्त्र बनाते थे और वस्त्र लाके यहाँ पे महंगे बेचते थे।
कि भाई महंगे वस्त्र खरीदो हमसे। यानी पहले हम जो हमने कमाया है वहां पर भी दें, कपास भी दें, फिर उनसे उल्टे खरीदे भी। अब गांधी जी ने उनकी ये चालाकी समझ ली कि भाई ये तो बहुत बड़े चालाक लोग हैं, हमारे लोगों का पैसा ऐसे खींच रहे हैं। तो उन्होंने एक मंत्र दे दिया कि भैया घर घर सूत काट दो, चरखा चला दो घर घर, इन्हें दो ही मत। जब हर घर चरखा चलेगा, हर घर कंजप्शन हो जाएगा, तो इनके देने के लिए कुछ बचेगी नहीं। तो उन्होंने हर घर में चरखा चलवा दिया। ये कोई ऐसे नहीं, ये इकोनॉमी है, चरखा इकोनॉमी का प्रतीक है। आपको कपड़े दिए उस चरखे ने, जो हम नंगे फंगे घूमते थे एक वस्त्र में, तो उन्होंने कहा कि अपना अपना वस्त्र अपने आप बुनो। सिंपल टेक्नोलॉजी, साधारण सी तकनीक है, कपास लाओ, करो, चरखे में बुन दो, घर पे चरखा चला दो, घर पे तकली चला दो, और खूब चरखे चला के हैं, फिर उसे जुल्हे को दो, कपड़ा बुनो, थोड़ा मोटा है लेकिन शुद्ध है, और पहन। और विदेशी कपड़ों को जला दो, जो बचे कुछ हैं उनकी होली जला दो, ठीक है नहीं, उनकी होली जला दो। घर में विदेशी कपड़ा रहेगा ही नहीं किसी का। भाई एक तो चीज है, आप उसकी तरफ देखोगे ही नहीं, विदेशी कपड़े की तरफ। आपको तो देसी चाहिए, सारे देसी में है, सब किस में है, देसी। तो इसलिए तो ये एक आंदोलन था कपास के प्रति। तो भैया इस कीट ने बहुत नुकसान दिया। इस उसकी वजह से बहुत से किसानों ने क्या किया, खेती करना छोड़, कपास की खेती छोड़ दी। अब हमने बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लिया और हमने ऐसे कपास के बीज उत्पन्न किए जो इंसेक्टिसाइड, अपना इंसेक्टिसाइड खुद बना ले। क्या बना ले, इंसेक्टिसाइड। अपना इंसेक्टिसाइड खुद बना ले। तो हमने क्या काम किया, हमें पता लगा कि भाई इसे बनाने वाले कौन है, डीएनए कौन है, वो डीएनए का कौन सा हिस्सा है जो इसे बनाता है। उस हिस्से को हमने आइसोलेट किया और आइसोलेट करके किसमें डाल दिया, वेक्टर में। किसमें डाल दिया, अब यहां कौन सा वेक्टर लिया हमने, कौन बताएगा, यहां कौन सा वेक्टर इस्तेमाल किया था हमने, ये बात कौन बताएगा। ये तो पढ़ लिया ना आपने, कल पढ़ाया था मैंने, तो वही तो रिवाइज करा रहा हूँ। अभी तो रिवीजन फेस में ही चल रहा है, अभी तो आगे आएगा अगला ऑर्गेन। बैक्टीरिया नहीं, मैंने एक बात आपको बार बार बता दी, जब भी प्लांट का जिक्र आएगा वेक्टर क्या लेंगे हम, तो बार बार क्यों भूल जाते हो, है ना, बार बार क्यों भूल जाते हैं, वही बात मुझे याद दिलानी पड़ती है आपको बार बार। तो भैया लिया, डाला, और हमने क्या तैयार कर ली, बीटी। अब इंसेक्ट्स तो बहुत सारे कीड़ों पे हमला करते हैं, इंसेक्ट तो बहुत सारे फसलों पे हमला करते हैं, एक बैंगन पे बहुत हमला करते हैं। आप बैंगन लेके गए घर से, बहुत साफ सुथरा बाजार से बैंगन खरीद के लाए, घर पे जाके देखा तो पूरी फैमिली निकल गई अंदर जो रह रही है। तो आपका तो यार इतना बढ़िया बैंगन लाए थे, तो भुरते का मूड ही खराब कर दिया इसने तो, हैं? वो बैंगन आपको फेंकना पड़ जाता है। अगर काट फाट के इधर उधर से काटेंगे भी तो इतना बचता है ना, तो उसकी सब्जी बनती है ना भरता बनता है। हाँ, असली बात यही है कि भैया एक बार निकल गया तो उस पूरे बैंगन को फेंक दो। भाई देखिए, ये बिल्कुल सही बात कही तुमने, ये सब में अलग अलग है ना। हमारे घर में तो भरता भी 4-5 चीर के ही बन उसे किया जाता है, घर पहले देख लेते हैं और फिर उसे थोड़ा बहुत पानी निकलता है तो भाई निकल जाए, लेकिन है ना। हाँ, अलग अलग स्टाइल है सबके भरते बनाने के। चलिए, सर पहले तो नहीं बनता था, तो सर पहले फिर सब ऐसे ही खा लेते थे कीड़े अंदर, ऐसे ही बनता था ना गैस से, गैस के गैस। बेटा पहले नहीं, अब भी खाते हो आप, कभी देखा नहीं, कभी होटल में खाना नहीं खाया, वहां पर भुट्टा नहीं ऑर्डर किया, वहां वहां भुट्टा नहीं ऑर्डर किया।
बराबर थोड़ी किया। हाँ, अब भी ऐसे ही बनता है, अब भी ऐसे ही खाते हैं बहुत बहुत से लोग। और है ना, और आगे और भी ज्यादा खाएंगे, आगे और भी ज्यादा खाएंगे। आलसी लोग ज्यादा बढ़ गए। आलसी लोगों की संख्या बढ़ रही है। चलिए, तो भैया बीटी, बीटी ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल, बैंगन, जो अपना इंसेक्टिसाइड खुद बना लेते हैं, इंसेक्ट को होने नहीं देते, इंसेक्ट आता नहीं है उनमें, और जिससे कि प्रोडक्शन हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। प्रोडक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो हमने बीटी कॉटन तैयार की, इसका उद्देश्य, इसके फलस्वरूप हमने क्या बनाया, इंसेक्टिसाइड, है ना, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस हमने कपास तैयार की। ठीक है, अब और क्या हो सकता है भाई इसमें, अभी तक हम चीजों को सरप्लस कर रहे हैं, है ना। अब भैया और देखते हैं, किसी और फसल में देखते हैं, टोबैको, क्या चीज, टोबैको, तंबाकू, टोबैको, तंबाकू एक सच्चाई है कि सभ्यता के शुरू से तंबाकू हमारे साथ है। जब से खेती हमने शुरू की तो कुछ सालों बाद ही तंबाकू हमारे साथ जुड़ गया, तो हम तंबाकू की खेती भी करने लगे, तंबाकू की पत्तियों का सेवन भी करने लगे, और तंबाकू की पत्तियों का सेवन जो है लंबे समय से किया जा रहा है, पूरे विश्व में इसकी डिमांड है। पहले हम क्या करते थे, तंबाकू की खेती भी होती थी हमारे, है ना, हुक्का पीते थे, क्या पीते थे, ये भी चलता था। हुक्का और बीड़ी। पहले हुक्का, आज बीड़ी। हुक्का तो मेन था, जी सर जी। और फिर बीड़ी। बीड़ी है। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने कहा हाँ, तंबाकू में इतना पैसा, अच्छा इसकी सिगरेट बना सर जी शिकार में होते। दो। सिगार तो बहुत हाई लेवल पे था, वो तो वही पीते थे, आम आदमी तक। हाँ सिगरेट। आम आदमी तक क्या पहुंचाई उन्होंने, इसे भैया, इसे सिगरेट बनाओ और आम आदमी के हाथ में सिगरेट पहुंचा दो। और जब आम आदमी के हाथ में सिगरेट आई तो लोग का भूल गए, है ना। वरना अगर आप अपने पिताजी से सुनेंगे बात, तो यानी जो आपकी दादी थी, पता लगेगा कि घर में एक छोटी सी हुक्की भी होती थी, हाथ में लेके रखते थे। हाँ, है छोटी सी, है ना। एक तो हुक्का होता था, जी सर जी। और ये कल्चर थी हमारी, इंडियन सर जी। इंडियन कल्चर होती थी। लेके रखते थे। पहले चाय नहीं पूछी जाती थी, वो कहते ना कि भैया किसी को समाज में अगर डिस्कार्ड करना हो तो एक मुहावरा आपने सुना, इसका हुक्का पानी बंद कर दो। यस सर। एक मुहावरा क्या पड़ा था, हुक्का पानी, यानी इसे ना कोई हुक्का पूछेगा ना कोई पानी पूछेगा। तो पहले जब लोग एक दूसरे के यहाँ जाते थे तो एक बैठक का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, और बैठक में एक हुक्का होता, है ना। सर जी हम गए थे। अब मेहमान आएंगे तो चाय नहीं पूछी जाती थी, हुक्का पियो, पानी पियो, ये एक सम्मान माना जाता था। तो देखो, खाता कौन किसके घर, अगर पड़ोस, आस पड़ोस आया आपके, तो एक सम्मान के लिए कि आपने एक सम्मान दिया। ऐसे ही महिलाओं में जब जाती थी तो उनके पास एक छोटी सी हुक्की होती, तो वो महिलाएं उसके थ्रू, यानी कॉमन था तम्बाकू, तो तम्बाकू की कल्चर थी, तम्बाकू की इकोनॉमी थी। देखो ये सारा इकोनॉमी पे चलता है, सारा खेल बिगड़ा वहीं से, इकोनॉमी से ही। आपकी कल्चर खत्म कर दो, पहले अगर किसी को करना हो डायरेक्ट ना मारो उसे, उसकी कल्चर को मिटाना शुरू कर दो, कल्चर खत्म हो जाएगी तो वो अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो तो आप में रंग है। तो आपने क्या काम किया भाई, कि आपको हुक्के से शर्म आने लगी। हुक्का एक स्टाइल होता था हुक्के के लिए, है, हुक्का भरा जाता था,
चिलम होती थी उसमें, पानी का फिल्टर होता था और फिर उसमें आग जला के रखी जाती। 24 घंटे उसके लिए आग चाहिए होती थी, तो उसकी व्यवस्था रहती थी घरों में। तम्बाकू की रहती थी, तम्बाकू को बाकायदा उसे तैयार किया जाता था सीरे वगैरह में डाल के। हैं? एक इकोनॉमी थी इंडिया का पैसा था, इंडिया में ही खर्च हो रहा था। किस पे खर्च हो रहा था वो खर्च हो रहा था हुक्के के बनाने में, वो खर्च हो रहा था तम्बाकू के खरीदने में, वो खर्च हो रहा था सीरे में, वो खर्च हो रहा था मूसल और ओखली में। ठीक है, तो सारी चीज इंडियन है, इंडिया पे पैसा लगा। अब अंग्रेज आया, अंग्रेज ने क्या काम किया, उस तम्बाकू को थोड़ा सा परिष्कृत किया। परिष्कृत करने के बाद बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी, सिगरेट फैक्ट्रियां जिन्हें कहते हैं, और उसी तम्बाकू को किसमें भर दिया, यार इजी टू पैक करो, हुक्का। अच्छा, जब हुक्का होता है तो वो कम पिया जाता है। देखो ध्यान से सुनिए बात को, हुक्का क्या होता है, कम। क्यों? क्योंकि आप हुक्का तभी पी सकते हैं जब आप अपनी बैठक में होंगे, घर पे होंगे, और उसमें भी एक कंट्रोल था, बच्चे हुक्का नहीं पी सकते थे, एक एज थी लिमिट। बेटा बाप के सामने हुक्का नहीं पी सकता था, यानी एक फैशन, एक सिस्टम था कि हुक्का केवल बुजुर्ग लोग पिएंगे, नौजवान लोग नहीं पिएंगे। अगर वो पिएंगे तो केवल तभी जब केवल वही है, और अगर उसी बीच कोई बुजुर्ग आ गया तो सब छोड़ेंगे उसे। तो एक सिस्टम था समाज में। तो यानी हुक्का आप तभी पी सकते हैं जब आप हुक्के के पास हो। अंग्रेजों ने क्या काम किया, यार सिगरेट का प्रोडक्शन बढ़ाओ, ऐसी बना दो चीज जो जेब में पहुंच जाए। तो उन्होंने सिगरेट बना दी। सिगरेट बनाते ही सारा पैसा किस पे चला गया, सिगरेट फैक्ट्री पे, अंग्रेज पे। आपका पैसा अंग्रेजों के हाथों में। अब आप अंग्रेजों के गुलाम हैं, आप सिगरेट के गुलाम, तम्बाकू के मामले में। हुक्के को आप भूल चुके हैं, हुक्का आपको ऑफवर्ड लगता है, ओल्ड फैशन लगता है, क्योंकि वो इंडियन है ना। लोगों को अपनी चीजें ओल्ड फैशन लगे, और जब ऐसा होने लगता है तो समझ लिया हम अपनी कल्चर को नष्ट करना शुरू कर दिया, हम अपनी कल्चर को ही रोंद रहे हैं। और प्रोडक्शन, उसका कंजप्शन बढ़ गया, बढ़ा तो कैंसर आ गया, बढ़ा तो क्या आ गया, और जब कैंसर आ गया तो एक और इंडस्ट्री खुल गई, मेडिकल इंडस्ट्री, कैंसर इंडस्ट्री, है ना। अब तो ये एक सिस्टम है, ऐसे खींच दी। तो तम्बाकू भैया जो प्रोडक्शन करते हैं, अब तम्बाकू कौन खरीद रहा है उनसे, फैक्ट्री वाले खरीद रहे हैं। पहले आम आदमी खरीदता था, तम्बाकू सुखाया जाता था, बाकायदा उसे प्रोसेस किया जाता था, तम्बाकू को, उसका सिस्टम होता था, फिर उसे सुखा के मार्केट में लाया जाता। अब उसे फैक्ट्रियां उठा रही, सिगरेट फैक्ट्रियां और बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियां उठा रही। गरीब और गरीब आदमियों के लिए उन्होंने बीड़ी बना दी, छोटी बीड़ी। तो भाई अब इस पे लोग हैं, बीड़ी पे हैं, और तम्बाकू और सिगरेट पे है, उसके लिए तम्बाकू की प्रोडक्शन। अब तम्बाकू की जो फसल उगा रहा है उसे एक प्रॉब्लम आ रही है, और जो तम्बाकू है उसमें एक रोग लग रहा है ना। उसकी जो तम्बाकू की जड़ें है ना, उसमें उसकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें बन रही। एक निमेटोड आ गया, क्या आ गया, निमेटोड। निमेटोड ने हमला कर दिया है, जिसके कारण से रूट नॉट डिजीज हो गई है, उसमें गांठें बन गई ना तम्बाकू में। अब जब तम्बाकू में गांठें बन जाएंगी तो क्या होगा बेटा, तम्बाकू में जब गांठें बन जाएंगी तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, तो वो जड़ें अपना काम नहीं कर पाएंगी, उसकी सप्लाई रुक जाएगी, सप्लाई इफेक्ट हो जाएगी तो फसल सूख जाएगी, तो फसल का नुकसान हो जाएगा, फसल का क्या हो जाएगा, नुकसान। तो बहुत सारा नुकसान फसल को हो रहा है निमेटोड से। एक तरह के वर्म होते हैं निमेटोड, है ना। अब भैया अंग्रेजों की तो ये जान है तम्बाकू, सिगरेट फैक्ट्री को अगर तम्बाकू नहीं मिलेगा या कम होगा तो महंगा लेना पड़ेगा, महंगा लेना पड़ेगा तो सिगरेट महंगी होगी, सिगरेट महंगी होगी तो लोग कम खरीदेंगे। हालांकि सरकारें अपनी तरफ से इन चीजों पे बहुत सारा टैक्स लगाती है ना, इन्हें महंगा करती है जानबूझ के,
कि लोग ना खरीदें, पर लोग कहाँ मान रहे हैं? जिसे लत बन गई है तो वो कहाँ मानेगा? तो लत ही हो गई। ऐसा ही एक मैंने देखा ना, ये जो चीजें है ना, अब आपके घर कोई आता है तो आप सबसे पहले क्या पूछते हैं? पानी? चाय? क्या पूछते हैं? क्या चाय इंडियन कल्चर में थी कभी? अगर आप एंशियंट कल्चर में देखेंगे तो चाय चाय कौन लेके आए इस देश में? अंग्रेज लेके आए। अंग्रेजों ने चाय के पहले स्टॉल लगाए मुफ्त के, लोगों को पीनी सिखाई चाय कि कैसे पी जाती है चाय, है ना? आदी बनाया, आपको एडिक्ट बनाया गया, और जब आप एडिक्ट हो गए तो फिर आपको बेचनी शुरू कर दी। पहले मुफ्त में दी जाती है, और फिर उसे जब आप एडिक्ट बन जाते हैं उसके, तब आप उस पे मार्केटिंग होती है, उस पे तब व्यापार होता है। अब आप चाय के बिना रह नहीं सकते। कोई मेहमान घर में आ जाए और आप उसे चाय ना पूछे तो यानी आप देखें कुछ ही सालों में चाय भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा बन गई। सुबह उठते चाय, पहले तो चाय होती थी 2 टाइम की, एक सुबह की और एक, अब बेड टी भी आ गई। क्या आ गई? सिर में दर्द है तो चाय। पहले काढ़ा पीते थे आप वैद्य जी का, जो सांदा पीते थे, है ना? अब वो खत्म। अब आप क्या पीते हो? उसमें अदरक डाल दो, उसमें ये डाल दो, उसमें वो डाल दो, हैं? काली मिर्च डाल के चाय पीता। हाँ, ये देखो काली मिर्च डाल के, असर दिख रहा है इसको? यहाँ पे 90% लोग चाय पीते हैं। तो भैया अलग अलग तरह की चाय पीते हैं लोग बाग, हैं? तो एक हमने, देखो ये एक सिस्टम है, आप किसी चीज को लाना चाहते हैं तो वो ऐसे आ जाती है मार्केट। अब भी बहुत सी चीजें आ रही है अंग्रेजों, जो हम अपनी कल्चर में उतारे जा रहे हैं, अपनी कल्चर को, हमारे कुछ, क्या हमें एक देखो, हिंदुस्तानी में पता क्या है? एक भेड़ चाल है, वो अपने से ऊपर वाले को देखता है, अच्छा वो ये कर रहा है मैं भी ये करूं, वो ये कर रहा है मैं भी ये करूं, बस। तो ऐसे ही कल्चर में आता है। तो भैया हमारा तम्बाकू है, तम्बाकू की जड़ में आ गया है कौन? निमेटोड आके बैठ गया है। निमेटोड ने आके बना ली है गांठे, और गांठे बना के जड़ों को कर दिया नष्ट। जड़ें जब नष्ट हुई तो हमारा पौधा भी हो गया नष्ट, उससे गिर गई हमारी पैदावार, प्रोडक्शन गिर गई। तो ये एक नुकसान था। इसे कैसे रोका जाए? इसे रोकने के लिए वही बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है कि भाई देखा जाता है कि ये निमेटोड में ऐसी क्या चीज है जो ये बीमारी उत्पन्न हो। निमेटोड के डीएनए में देखा, अच्छा एक आरएनए है। क्या है? एक आरएनए है, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। तो यहां पर आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए इसे दूर करने के लिए। किसे? आरएनए आई, आरएनए आई। आरएनए इंटरफेरेंस, इसका मतलब क्या कहा भाई? अच्छा, अब हमने कहा कि भैया ये तम्बाकू है, और ये वो निमेटोड्स है जो इसमें इन्फेक्ट होगा, ठीक है? और हमने देखा कि भैया ये उसका डीएनए, डीएनए में वो जीन है जो ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाता है ना? और फिर वो आरएनए उस प्रोटीन को बना देता है जो वो नुकसान कर रही है। तो कहा अच्छा भैया ऐसा करो, इसमें जो आरएनए बनाने वाला जीन है ना वो पहले ही डाल दो, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दो इस टोबैको को। तो हमने डीएनए का वो हिस्सा उसमें डाल दिया, ठीक है? अब ये डीएनए क्या करेगा? क्या करेगा ये? अब इसमें वो डल गया, तो अब ये आरएनए के 2 स्टैंड बनाएगा, अलग अलग 2 तरह के स्टैंड बनाएगा। कौन कौन से? एक सेंस और एक, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पहले, हाँ, दूसरे पूरक होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? और जब ये कॉम्प्लीमेंट्री जानते हो ना,
यस सर। जानते हो ना? नहीं सर। नहीं जानते? डीएनए में भी दो स्टैंड होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, यानी एक का नाइट्रोजन बेस से जुड़ने वाला हिस्सा दूसरे के पास है, वहीं पे उसी लेवल पे, उन्हें कहते हैं। तो भैया ये नाइट्रोजन बेस से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, पूरा आरएनए मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पहले से ही तैयार पड़ गया आके। आजा बेटा अब तू निमेटोड को। अब ये इन्फेक्ट, अब इसने क्या डाला, इसमें इन्फेक्शन किया। क्या किया? इन्फेक्शन किया। इन्फेक्शन करके वो जीन तो आएगा ही आएगा इसमें, और वो जीन उस किसे बनाएगा, आरएनए को बनाएगा। और जैसे ही उसने आरएनए को बनाया तो ये इसके साथ चिपक गए, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया आरएनए का। क्या बना लिया? कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स बनाने से कुछ एंजाइम निकले, और उन एंजाइम ने इस आरएनए को क्या कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस आरएनए को क्या कर दिया, जो इन्फेक्टेड आरएनए था उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसे प्रोटीन बनाने से रोक दिया, ट्रांसक्रिप्शन करने से रोक दिया, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन करने से। ट्रांसक्रिप्शन तो हुआ, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसफॉर्मेशन से रोक दिया, यानी फिर वो आरएनए बन के क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रोका गया, ट्रांसफॉर्मेशन से रोक दिया। और जब इसे ट्रांसफॉर्मेशन से रोक दिया तो क्या होगा, निमेटोड की ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि निमेटोड का काम खत्म, गांठें नहीं बनी, गांठें स्वस्थ हो गई, आपका तंबाकू स्वस्थ हो गया, तंबाकू स्वस्थ हो गया, पत्तियां स्वस्थ होगी, आपकी फसल हरी भरी हो गई। एनसीईआरटी में एक चित्र देखिएगा जो बेसिकली टोबैको की रूट्स को ही दिखा के बनाए हुए हैं। कितने चित्र दिखाए हुए हैं, दो। एक में क्या है, पीली पीली सी, हाँ? येलो येलो सी, येलो येलो। लेमन वाली बात कर रहा है, येलो येलो सी, हरी हरी सी। हाँ? क्या भाई बाजार से सब्जी ले आइयो, कैसी लाऊं जी, हरी हरी सी। अरे सब्जियां तो हरी होती हैं। ये भी कोई बात है भैया, इसमें देख नोट्स बनी हुई है नहीं बनी हुई है, तो पढ़ो जो लिखा हुआ है इसमें। देखने का मतलब ये है डायग्राम देख के इसे पढ़ो, डायग्राम में से भी क्वेश्चन आते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो हमें कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो हमने यहां पर जीन को क्या किया, इनएक्टिव किया। जीन को क्या किया, उसे जो आरएनए था, डीएनए से जो आरएनए बनाने वाला जीन था, उसे हमने क्या कर दिया, साइलेंस कर दिया। क्या कर दिया, साइलेंस। साइलेंस कर दिया। तो यहां पर जीन का साइलेंस हुआ। बोलिए बेटा कौन है, पकड़ के तो कोई और हो। हाँ जी, तो हमने यहां पर इसे क्या कर दिया, साइलेंस कर दिया। हमने कहा था ना दो काम कर सकते हैं हम, या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब साइलेंस कर, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, साइलेंस कर। तो हमने क्या कर दिया भाई, तंबाकू को साइलेंस कर दिया। वैसे और भी उदाहरण है जो हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, टोमेटो पे भी करते हैं, टमाटर किस पे करते हैं, टमाटर। टमाटर पे क्या कमी है भाई, वो जल्दी खराब, टमाटर क्या होता है, जल्दी पिलपिला हो जाता है, जल्दी गल जाता है। और ऐसा इसमें एक एंजाइम बनने के कारण होता है, ऐसा इसमें एक एंजाइम बनने के कारण होता है। तो भैया उस एंजाइम को ही ना बनने दो, उस एंजाइम को ही ना बनने दो, तो वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। पहले उस एंजाइम की पहचान हुई, उस एंजाइम को बनाने वाले डीएनए की पहचान हुई, उस डीएनए को डाल दिया गया, उसमें डालने के बाद क्या कर दिया गया, उसका सेम प्रोसेस आरएनए तैयार किया गया, आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा उस एंजाइम को बनने से रोक दिया गया। तो ऐसे टमाटर मार्केट में आ जाते हैं जो कि ज्यादा देर तक हरे भरे बने रहते हैं।
हरे भरे नहीं, लाल। लाल पीले, लाल। लाल पीले बने रहते हैं, लाल पीले बने रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी इस्तेमाल होता है। क्लियर हुआ? तो एग्रीकल्चर में हमने देखा कि हमने कई तरह के यूज हमने बायोटेक्नोलॉजी के देखे, है ना। और भी तरह के यूज होते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि केवल यही यूज है। इसके अलावा बहुत से ऐसे यूज हैं जो हम एग्रीकल्चर में करते हैं और आगे करते रहेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जियां, फल तैयार करते रहेंगे। इसमें से कुछ उदाहरण आपकी एनसीईआरटी में थे, तो उनका हमने जिक्र किया। अब हम आते हैं किस क्षेत्र में? मेडिसिन के क्षेत्र। मेडिसिन तो एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है ना। मेडिसिन में तो दवाइयां भी आती हैं, मेडिसिन में तो वो भी आते हैं कौन, जो इन्फेक्शन करते हैं। मेडिसिन की जब हम बात करते हैं तो मेडिसिन तो है ही है, मेडिसिन के अलावा क्या है, पूरा बड़ा क्षेत्र, मेडिकल का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है? इसमें तो क्या क्या चीजें आती हैं भैया? बीमारी फैलाने वाले जीव भी आते हैं, उनका इन्फेक्शन भी आता है, इस तरह से वो इन्फेक्ट करते हैं, वो इन्फेक्ट ही ना कर पाए, उस पर काम चल रहा है ना। कुछ वैज्ञानिक तो अभी कुछ डेंगू फेंगू से इतने खतरनाक हो रहे हैं, कुछ ऐसे मच्छर छोड़ना चाह रहे हैं जो डेंगू को क्या कर दे, स्टेराइल कर दे। मारे ना, मार तो सकते नहीं, हम क्या कर दे, स्टेराइल, कि वो प्रजनन करने लायक ही ना रहे। भाई देखो, सोचना तो हर जगह जाता है ना, उन्हें क्या कर दे, स्टेराइल, वो अपनी पैदावार ही ना बढ़ा पाए ताकि, तो इस तरह से धीरे 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 वो समाप्ति की तरफ आए। इस तरह से कुछ कि इस तरह के जीवों की संख्या बढ़ा दें हम मच्छरों में तो मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारी दवाइयां हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बना रहे हैं, बहुत सारी दवाइयां हम बना रहे हैं। 30 से ज्यादा दवाइयां हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बना रहे हैं। इनमें से 12-13 जो मेडिसिन हैं वो इंडिया में भी बनती है। उनमें से एक महत्वपूर्ण दवाई है इंसुलिन। क्या नाम है? नाम सुना है आपने इंसुलिन का? हमारी बॉडी में बनता है इंसुलिन। यस सर। अच्छा रुक जाओ बेटा, तुम खड़ी हो, क्या नाम है तुम्हारा? हैं? मंतसा। आप बहुत खामोश सी रहती है। इंसुलिन का नाम सुना है बेटा? नहीं सुना? नहीं सुना आपने? आपने आप फिलहाल कौन सी क्लास में, इंटर कर चुके हैं, कर रहे हो? कहाँ से किया? जे विज्ञान इंटर कॉलेज से। अच्छा, बैठो। और कोई बच्चा है जिसने इंसुलिन का नाम ना सुना हो? सुना है, सबने सुना। हाँ? बेटा तुम खड़े हो, हाँ, तुमसे कोई सवाल जवाब ही नहीं हुआ। कहाँ थे तुम इतने दिन से, गायब थे यहाँ से? कभी आते हो कभी गायब हो जाते हो, क्यों? हैं? 2 दिन में तुम छुट्टियां बहुत रखते हो। इंसुलिन का नाम सुना है? कहाँ बनता है इंसुलिन हमारी बॉडी में? इंसुलिन का इन्होंने नाम सुना है, लेकिन दे डोंट नो वेयर इज इंसुलिन प्रोड्यूस। पैंक्रियाज क्या होता है? सेल होती है, कहाँ पाया जाता है? किडनी में। मुझे पता था, जवाब यही आता। आई नो बेटा, जब जब जवाब नहीं आता ना, थोड़ी देर बाद जवाब आता है, तो हम समझ जाते हैं जवाब कहाँ से आया है, और फिर हम उसे फंसा लेते हैं अपने जाल में, ट्रैप में, है ना। ट्रैप में फंसाना कोई मुश्किल चीज थोड़ी ना, फंस जाता है बंदा। ये बच्चा कह रहा है पैंक्रियाज किडनी में होता है। हैं? अच्छा, पहली बात तो है कि पैंक्रियाज में बनता है, ये बात तो सही है ना। फरहान, पैंक्रियाज कहाँ होता है? पैंक्रियाज की सही लोकेशन बताओ, कहाँ होता है? हाँ, हैं? एक ग्लैंड है, और सारी ग्लैंडें कहाँ पाई जाती हैं? हैं? स्टमक के साइड में, स्मॉल ड्यूटेनम के साइड। आ रहे हो, आ रहे हो।
सही पहुंच रहे हो, रास्ता ट्रैक तो सही पकड़े हो। हाँ, स्टमक, ड्वेडिनम, और कुछ थोड़ा सा बता दो। का जहां जंक्शन होता का जहां जंक्शन होता है, और ड्वेडिनम किस आकृति को बनाता है? सी आकृति को बनाता है। वहां पर हमारा एक पड़ा हुआ है पैंकियाज। कहाँ है पैंकियाज? है? कहाँ है बेटा पैंकियाज? यहाँ है पैंकियाज, है ना? ये है पैंकियाज, ये स्टमक है, ये डोडिनम है। बैठो। फरहान को पता है सही पोजीशन कहाँ है। बैठो। पैंकियाज कैसी ग्लैंड है? एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि इसमें सारे के एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? कौन बताएगा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? ग्लैंड दो तरह की होती है, एक्सोक्राइन, एक एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है बेटा, तुम बताओ? डक्टलेस होती हैं। क्या होती हैं? डक्टलेस होती हैं। और और क्या खास बात होती है एंडोक्राइन ग्लैंड की? हार्मोन होता है। इनका सिक्रीटा हार्मोन। लेकिन इंसुलिन तो एक हार्मोन ही है। इसके अलावा और भी कुछ पैंकियाज निकालता है क्या? है? क्या? इंसुलिन हार्मोन के अलावा कुछ और भी निकालता है क्या? सॉरी, पैंकियाज पैंकेटिक जूस निकालता है, जो कि एक डाइजेस्टिव जूस है। तो जूस भी निकाल रहा है और हार्मोन भी निकाल रहा है। जूस निकालता है, हार्मोन निकालता है, तो सीधा ब्लड में छोड़ता है। और पैंकेटिक जूस निकालता है तो उसे उसकी साइट पे इंटेस्टाइन में लेके जाता है। तो पैंकेटिक जूस तो हार्मोन नहीं है ना? ये तो, इसमें तो एंजाइम है बहुत सारे। तो दोनों चीजें सिक्रीट कर रही है, हार्मोन भी और एंजाइम भी। तो दोनों ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी एज ए बिहेव कर रही है। और तो ऐसी ग्लैंड को क्या कहते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो ये दोनों काम करती है। अब जब ये दोनों काम करती है, तो इट मीन्स इसकी बॉडी में तो दो हिस्से होने चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। कितने बच्चों को पता है उन दो चीजों के नाम? इसकी बॉडी के मेन टू पार्ट्स कौन कौन से? वेरी गुड। दो तरीके के सेल होते हैं। सेल नहीं पूछा मैंने, पहले तो स्ट्रक्चर ही बताओ, सेल बाद में आएंगे। दो तरह की सेल तो बाद में आएंगी, सेल से पहले स्ट्रक्चर। हाँ, दो तरह के होते हैं। उन दो स्ट्रक्चर का नाम बताएगा कोई मुझे? हम्म? कौन बताएगा दो तरह के नाम? अग्नाशय में दो भाग होते हैं, हिंदी वालों बता दो। नहीं, नहीं। गोल ब्लैडर आ गया है भाई। ये कहीं इधर उधर भागा फिरेगा अब ये। याद आया क्या कुछ? दो पार्ट है उसमें, एक उसमें लोब्यूल्स है, एक उसमें आइलैंड ऑफ लेगरहैंस है। ठीक है नहीं? आइलैंड ऑफ लेगरहैंस है। तो अब आपको ये बताना है, ये इंसुलिन इनमें से किस में बनता है? हैं? ये बच्ची कह रही है आइलैंड्स ऑफ लेगरहैंस में बनता है। बिल्कुल ठीक है, आइलैंड्स ऑफ लेगरहैंस में बनता है।
इन लोब्यूल्स में क्या बनता है? कौन पैंकेटिक जूस बनता है। क्या बनता है? अब ये आइलैंड्स ऑफ लैगरहंस है, इसमें 3 तरह की सेल है। अब बताओ उन सेल के नाम जहां तू बोल रहा था, है ना? अब आइए सेल, है ना? कौन कौन सी? अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल। 3 तरह की सेल है, अल्फा, बीटा एंड गामा। और इनमें जो बीटा सेल है, इनमें कौन सी सेल है? ये क्या बनाती है बेटा? इंसुलिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? इंसुलिन का निर्माण करती हैं। ये इंसुलिन तो वो है जो हमारी बॉडी में बनता है। काम क्या करता है इंसुलिन? ग्लूकोज लेवल को सर जी कंट्रोल करता है, मेंटेन करके रखता है। हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है उसे कंट्रोल करके रखता है कौन? इंसुलिन। लेकिन कभी कभी बहुत से लोगों में इंसुलिन का सिक्रीशन बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल नहीं होता या बहुत न्यून रह जाता है। तब उनके ब्लड में क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब ये बढ़ जाएगी तभी हम इसे क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटस, है ना? तब हम इसे एक बीमारी का नाम देते हैं कि भाई इसे मधुमेह हो गया। क्या है? मधुमेह रोग हो गया, डायबिटीज हो गई। अब जब डायबिटीज हो गई है तो भैया इंसुलिन लाओ, इंसुलिन पे इंसुलिन लाओ इसकी बॉडी में। इसकी बॉडी में क्या लाओ? इंसुलिन लाओ। अब इंसुलिन लाने के लिए इंसुलिन होना चाहिए आपके पास। कहां से निकाले इंसुलिन? पहले तो इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते थे शुरू में, और इंसुलिन जानवरों से ही निकाली जाती थी। सर हॉर्स हैं? हॉर्स गोट से, सिप से, बफलो से, जो भी बूचर में आते थे वहां से निकाल ली जाती, लेकिन वो एनफ नहीं थी और लोग बाग को वो एलर्जी करती थी। कुछ लोग उसे एक्सेप्ट भी नहीं करते थे बात, है ना? फिर आज हम बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेके उस इंसुलिन को आइसोलेट करते हैं, बनाते हैं, है ना? तो कल हम प्रोसेस पढ़ेंगे इसका कि कैसे हम इंसुलिन का निर्माण करते हैं, कैसे बना। ठीक है? तो भाई पढ़ते रहो बच्चों, अच्छा अच्छा पढ़ते रहो, और याद रखिए पुराना जो रखे उसे मत भूलें। ठीक है? थैंक यू।